हेलो एवरीवन। हम इस क्लास में भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझेंगे। अगर हम प्रस्तावना को अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरा संविधान भी हमें समझ आ जाएगा। इसका कारण ये है क्योंकि जो इसके अंदर आदर्श और उद्देश्य प्रस्तावना के अंदर शामिल किए गए हैं वो हम हमारे पूरे संविधान के अंदर पढ़ने वाले हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो या मूल कर्तव्य हो या पूरा हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो शब्द मिलेंगे वो हम यहीं से पढ़ेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले प्रस्तावना को ही पढ़ते हैं और हमें ये भी पता है कि पूरा संविधान लागू होने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था, यानी पूरे संविधान को पहले लागू कर दिया गया था। यानी यहाँ पे प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 तारीख दे रखी है कि इस तारीख को हमने संविधान को लागू कर दिया था और प्रस्तावना को बाद में अपनाया गया था। तो इसका कारण ये था कि जो हमारी संविधान सभा थी उन्होंने इस पर सहमति व्यक्त नहीं की थी, इसी कारण इसे बाद में अपनाया गया। लेकिन इसमें जो पूरा सार है, उद्देश्य है, इसमें जो पूरे आदर्श दिए गए वो हमें पूरे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रस्तावना को पढ़ते हैं कि इसके अंदर दिए गए हैं वो शब्द ही हमें पूरी प्रस्तावना का सार समझाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति और गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी 26 नवंबर उस दिन की तारीख 1949 को अतः द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। ये आप सबने पहले पढ़ी हुई होगी क्योंकि जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके आपके फर्स्ट पेज पर ही हमारे भारत की संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल प्रस्तावना को दिया होता है। लेकिन हम इसके जो अंदर के शब्द है वो समझेंगे क्योंकि यहाँ से चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम या एसएससी रेलवेज, वहाँ से संविधान की प्रस्तावना से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे, बस आपको एंड तक इस क्लास को कंप्लीट देखना है और एक बार रिवाइज करना, आपकी प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगी। और अगर प्रस्तावना समझ आ रही है तो पूरा संविधान आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ जाएगा। सबसे पहले प्रस्तावना को अमेरिकी देश ने अपनाया था, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला फैक्ट है एक कि अमेरिकी देश द्वारा अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाया था, उसके बाद अन्य देशों ने और हमने अपनाया था। तो सबसे पहले किस देश ने अपनाया? अमेरिकी देश ने। और आपको ये भी याद रखना है कि पूरे संविधान के लागू होने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था, तो ये भी एक फैक्ट है यहाँ पे। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया यानी प्रस्तावना के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें प्रस्तावना के या संविधान के जो आदर्श और उद्देश्य शामिल थे उनको संविधान सभा ने स्वीकार किया और बाद में इसे लागू किया। यानी संविधान सभा को जो उद्देश्य प्रस्ताव था जिनको तैयार करने में पूरी भूमिका थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और उसे पेश किया संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उसे अपनाया गया बाद में। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव सब प्रस्तावना को अपनाने को लेकर, ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। और एक फैक्ट और याद रखना है, हम पूरा प्रस्तावना को अच्छे से एक एक शब्द को पढ़ेंगे, बट जो फैक्ट है वो हम पहले पढ़ रहे हैं। और एक आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 आपको याद रखना है कि इससे पहले इस प्रस्तावना के अंदर जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है वो शामिल नहीं थे। यानी 1976 के बाद की जो नई प्रस्तावना है वो हम आज पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम इसमें जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और नीचे यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता जो शब्द है वो हम पहले नहीं पढ़ते थे। तो इन 3 शब्दों को हमारे इस प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया 1976 में। कौन कौन सा शब्द एक बार अच्छे से याद करने हैं आपको? समाजवादी, और दूसरा है यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द, और तीसरा है यहाँ पे अखंडता शब्द। और इन्हें अनुच्छेद 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। वो हम आगे डिस्कशन करेंगे क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत बदलाव हो सकता है या नहीं, ये हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं। काफी सारे विवाद भी है प्रस्तावना को लेकर, वो एक एक समझेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने यहाँ पे आपको बताइए। सबसे पहले इनको अच्छे से डिस्कशन भी करेंगे आगे क्लास में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि प्रस्तावना है क्या। अब आपसे कोई पूछ ले कि क्या है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना है वो एक हमारे पूरे संविधान का सार है।
पूरे संविधान का सार है, भूमिका है, हमारे संविधान की कुंजी है। तो क्या है, ये पूरे संविधान का सार दिया गया है प्रस्तावना के अंदर, पूरी भूमिका है। यानी अगर हम कोई बुक से चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें जो पहला पेज होता है उस चैप्टर में के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करके बताया होता है कि इस चैप्टर के अंदर आप ये चीजें पढ़ने वाले हो। तो वैसे ही हमारी प्रस्तावना के अंदर जो जैसे हमारे शब्द दिए गए कुछ, जैसे स्वतंत्रता, समानता या पंथ निरपेक्ष शब्द दिया गया या राष्ट्र शब्द दिए गए या तारीख दी गई है, ये सब जो आदर्श और उद्देश्य हैं हमारे संविधान के, उनके बारे में हमें प्रस्तावना में दिए गए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द कि ये एक लोकतंत्र राष्ट्र है, लोकतंत्र राष्ट्र है जहाँ जनता की सबसे ज्यादा ताकत है। यानी जनता की सबसे ज्यादा ताकत है, वो अपने प्रतिनिधि चुनकर लाती है और वहाँ उनके प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार चलाते हैं। और वैसा ही हमारे संविधान को तैयार करने में और लागू करने में हमारी जनता का पूरा हाथ है। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने हमारे संविधान को लागू नहीं किया। तो ये हमारी प्रस्तावना का महत्व है जो आपको याद रखना है। और प्रस्तावना के कुछ मूल तत्व है, जैसे हमने अभी बात की कि उद्देश्य है और कुछ आदर्श दिए गए हैं। तो हम एक एक शब्द को यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखें कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इस शब्द को हम देखते हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो शब्द यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जो हमारे संविधान का, पूरे संविधान का जो स्रोत है, पूरे संविधान का जो स्रोत है वो कौन है? हमारे भारत की जनता, यानी हम भारत के लोग। ये हाँ यहाँ पे प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोगों द्वारा इस संविधान को बनाया गया और अपनाया गया। इस संविधान को बनाया गया और अपनाया गया, किसी एक व्यक्ति द्वारा इस संविधान को नहीं बनाया गया, बल्कि या किसी एक संघ द्वारा, बल्कि क्या किया गया, जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। जो प्रतिनिधि कौन थे? जैसे हमारी संविधान सभा तैयार हुई, उसमें जो प्रतिनिधि थे संविधान सभा के अंदर, उन्होंने हमारे संविधान को तैयार किया और यहाँ पे लागू किया। तो ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है या किसी एक संघ का कार्य नहीं कि हमने पूरे संविधान को तैयार किया है। वो स्पष्ट हमारी प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है कि हम भारत के लोगों ने पूरे संविधान को तैयार किया और यहाँ पे तारीख भी दी गई है कि इस तारीख को हम सहमति से इस संविधान को लागू करते हैं और अंगीकृत करते हैं। यहाँ पे पूरा दिया गया है प्रस्तावना के अंदर। तो पूरा सार निकल के आता है कि पूरे संविधान को किसने तैयार, एक व्यक्ति ने नहीं, हम भारत के लोगों ने, जो हमारी प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है। तो ये भी विवाद रहता है काफी बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि पूरा एक संविधान सभा थी, उसमें जो चुने हुए लोग थे वो ऐसे नहीं थे, तो काफी सारे विवाद होते हैं। तो जो प्रस्तावना में लिखा गया कि हमने इस संविधान को लागू किया है, तो ये भी आपको पूरा समझा गया कि इस शब्द का मतलब है हम भारत के लोग। और यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन सकता है, कैसे? यहाँ पे आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो हम भारत के लोग हैं उसका क्या मतलब है, या जो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो शब्द लिखा गया है वो कहाँ पे लिखा गया है हमारे संविधान के अंदर। तो प्रस्तावना के अंदर आपको ऐसे इंग्लिश में लिख कर दे देगा और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बना सकता है। तो ये हमारा पहला तत्व है जो हम सबसे पहले हमारी प्रस्तावना में इसको पढ़ते हैं। और लोकतंत्र में है वो जनता ही सबसे शक्तिशाली होती है, चुनाव से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है वो जनता होती है। ये हमारी प्रस्तावना यहाँ पे कह रही है हम भारत के लोगों में। और नीचे जो दिया गया है कि आगे भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जो यहाँ पे दिया गया है वो है इसके उद्देश्य। वो उद्देश्य या सरकार की प्रणाली कह सकते हो आप, सरकार की प्रणाली दे रखी है कि हमारी जो सरकार की प्रणाली है वो कैसी होगी। हम एक एक शब्द को करके पढ़ते हैं और ये शब्द दिए गए हैं वो आपसे डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व जो शब्द दिया गया है हमारी प्रस्तावना में, उसका अर्थ है कि भारत है वो किसी अन्य देश का, राष्ट्र का डोमिनियन नहीं है। भारत है वो किसी अन्य राज्य या राष्ट्र का डोमिनियन नहीं है। यानी जो अपने अंदरूनी या बाहरी मामलों पर जो भी उसे राय लेनी हो वो सरकार खुद ले सकती है, उसे किसी के ऊपर टिका नहीं है कि उसे उनसे पूछना पड़ेगा। यानी जो भी हमारे देश के अंदर फैसले लिए जाते हैं वो सरकार खुद लेती है, या चाहे वो सीमा से रिलेटेड हो या किसी राज्य से रिलेटेड, तो उससे ऊपर कोई भी नहीं है। यानी हम यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है और जनता के दो जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो जनता के लिए, राज्य के लिए कार्य करते हैं और उनसे ऊपर, जनता से ऊपर कोई नहीं है। पूरा एक घूम फिर कर वही शब्द यहाँ पे हम भारत के लोगों पर आता है। और भारत अन्य किसी राज्य का डोमिनियन नहीं है, प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व है वहाँ। सेकंड शब्द यहाँ पे समाजवादी। समाजवादी शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। इससे पहले ये शब्द यहाँ पे नहीं था।
समाजवादी का भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, बल्कि साम्यवाद समाजवाद नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये आपको याद रखने एक एक शब्द जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि जो राज्य या राष्ट्र है हमारा, वो किसी भी व्यक्ति के धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी जो धर्म है वो व्यक्ति का खुद का विषय है, उसमें हमारे राज्य इंटरफेयर नहीं करेंगे। और राज्य के लिए सभी धर्म है वो समान होगी, यानी राज्य के लिए सभी समान होंगे। धर्म है वो हमारे मूल अधिकारों के अंदर भी ऐसा दिया गया है पहले से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरी प्रस्तावना को बाद में अपनाया गया, उससे पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपना लिया था। इसके अंदर फंडामेंटल राइट भी हम पढ़ते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दे रखा है कि धर्म के विषय में धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द को ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और चौथा यहाँ पे शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, आपको एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य या गणतंत्र, यानी एक आपने सुना होगा वंशानुगत होता है, एक जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं, यानी जैसे हमारे यहाँ राजा वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो जनता द्वारा चुनकर आते हैं। यहाँ पे लोकतंत्र वाला सिस्टम है। तो हम गणतंत्र, जैसे गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो क्यों मनाते हैं आप सबको पता है। वैसे ही लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत, बल्कि एक वंशानुगत सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो हमने क्या समझ लिया कि हम भारत के लोग जो यहाँ पे दिया गया वो उसके बारे में हमने समझा। और साथ ही जो उद्देश्य क्या है संविधान के, उसकी सरकार की प्रणाली कैसी होगी वो भी यहाँ पे थोड़ा मेंशन किया, उसको भी हमने समझा। और ये सरकार की प्रणाली हम आगे भी पढ़ने वाले, जैसे संघीय सरकार को हम पढ़ेंगे या संसदीय सरकार को हम आगे पढ़ेंगे। वो यहाँ पे पूरा एक एक शब्द के अंदर पूरा डिफाइन करके दिया गया। बस समझने वाली बात है कि हम बस देखते नहीं है प्रस्तावना को। जो संघीय सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, इसका क्या अर्थ है, राजनीतिक सरकार होती है उसका क्या अर्थ होता है, पूरा अर्थ प्रस्तावना के अंदर दिया गया है। और प्रस्तावना में कुछ जैसे आदर्श और उद्देश्य जो हम पढ़े उसमें शामिल है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सबसे पहले बात कर रहा है यहाँ पे न्याय यानी जस्टिस के बारे में। यानी न्याय कैसा, सामाजिक न्याय यानी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात कर रहा है जो हमारी प्रस्तावना में दिया गया है और जो हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में आगे पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। उसमें ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का बार बार यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। और न्याय का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को न्याय मिलेगा, यहाँ पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हुआ, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो, वो आर्थिक न्याय हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा कि कोई व्यक्ति यहाँ पे जिसने 18+ उम्र है वो वोट नहीं डाल सकता। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उसको ये अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। सभी को अपने जो योजना ही चलाती है सरकार या उनके अकॉर्डिंग या कुछ आरक्षण वगैरह है, तो वो सामाजिक न्याय उस पर भी काम करेगी हमारे, जैसे डीपीएसपी के अंदर दिया गया है। तो वो यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे जस्टिस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी दूसरा शब्द तो दिया गया है, जो दिया गया है वो है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, किसी को भी रोक नहीं है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, सभी व्यक्तियों को अपने अनुसार धर्म को मानने, उसके आचरण करने की स्वतंत्रता है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार को अंदर दिया गया है। आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार आप पढ़ना, वहाँ पे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। तो हर शब्द का यहाँ पे अर्थ है वो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेगा। और स्वतंत्रता का अर्थ वैसे तो काफी बड़ा होता है, लेकिन हम समझने को एक एक शब्द को समझेंगे। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आप मूल अधिकारों के अंदर फंडामेंटल राइट में यानी अनुच्छेद 19 पढ़ोगे तो उसमें 19(1), 19(2) ऐसे दे रखे हैं, तो वो आपके पूरे जो स्वतंत्रता के बारे में पूरा एलिब्रेट करते हैं। तीसरा यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, यानी ये कह रहा है कि समानता को लेकर, समानता को लेकर, इक्वलिटी को लेकर बात करें, यानी किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा। और यही हमारे मूल अधिकारों के अंदर दिया गया है, क्योंकि हमारा देश है वो लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कि ऐसा नहीं कि जो अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसको हम गरीब बनाकर गरीब के बराबर कर देंगे, बल्कि ये समानता नहीं, बल्कि जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको कुछ आरक्षण देकर, जैसे SC ST या EWS आरक्षण है या शिक्षा में आरक्षण दे रहे हैं
या बेंचमार्क है या विडो है उनको आरक्षण दे रहे हैं, या योजनाएं लेकर आ रही है हमारी सरकार तो उनको आरक्षण दे रहे हैं, तो वो क्या है, समानता दे रहे हैं हम कहीं ना कहीं। वो एक भेदभाव नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 16 और 17 के, अनुच्छेद 15 और 16 के अंदर। तो ये आप जो दोनों अनुच्छेद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अब कहने को ये कह सकते हैं कि अगर जैसे ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जा रहा है या किसी अन्य को योजना चला रही है तो वो सरकार की वो क्या है, भेदभाव नहीं है, बल्कि वो सम्मान कर रही है सभी व्यक्तियों को। नेक्स्ट है यहाँ पे, तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। यहाँ पे एक राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग किया गया। राष्ट्र का अर्थ है पूरा, यानी पूरा भारत देश। यहाँ पे किसी एक राज्य की बात नहीं। और चौथा शब्द है जो अखंडता शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अखंडता शब्द का प्रयोग किया गया जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अभी इस शब्द को याद रखना है आपको। और इसका अर्थ यहाँ पे पूरे राष्ट्र के बारे में दिया है, यानी सभी व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। किसी के साथ कोई भी ऐसे नहीं कि भाईचारे के साथ, सभी भाईचारे के साथ रहेंगे। ये हमारे प्रस्तावना के अंदर दिया गया है। यानी ये नहीं कि राज्य आपस में विवाद चलते रहते हैं, हम आज देख रहे हैं, लेकिन हमारी प्रस्तावना में एकता और अखंडता की बात कहीं ना कहीं कही गई है जो हम संविधान में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो या साउथ ईस्ट में, या किसी भाषा को लेकर विवाद चलता रहता है जो हमने हर दिन देखते हैं, या किसी अन्य चीज को लेकर विवाद चल रहा है, या धर्म को लेकर विवाद चल रहा है, चाहे वो कोई प्रकार का हो, तो वहां पे राष्ट्र की एकता और अखंडता है वो बाधित हो रही है, तो वो गलत है। ऐसा हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया गया कि हमें अखंडता और एकता को बनाए रखना और भाईचारे के साथ इस पूरे राष्ट्र के अंदर रहना है। किसी एक राज्य नहीं कि एक हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एक राज्य की बात नहीं कर रहा है, पूरा राष्ट्र की बात कर रहा है। तो ये है पूरे इसके आदर्श और उद्देश्य हमने पूरे संविधान की। और लास्ट इसमें जो तारीख दी गई है, जो तिथि दी गई है संविधान की लागू होने की, जो बनाया था, यानी 26 नवंबर 1949, ये भी आपको याद रखनी है। अब आपसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे तारीख पूछ सकता है कि जो हमारे प्रस्तावना में जो तारीख दी गई है वो क्या है। यहाँ पे आपको 26 नवंबर की जगह जनवरी लिख कर दे देगा, कंफ्यूज कर देगा आपको। या जो शब्द दिए गए, अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया हमारी प्रस्तावना में। और काफी सारे क्वेश्चन मैंने बताया कि आपको यूपीएससी एग्जाम के अंदर तो प्रस्तावना से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बल्कि स्टेट पीसीएस और एसएससी या रेलवे एग्जाम में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और आपको समझने के लिए संविधान को, प्रस्तावना को समझना पड़ेगा, इसीलिए हमने पूरी प्रस्तावना के एक एक शब्द को अच्छे से समझा। नेक्स्ट ये कि प्रस्तावना को लेकर मुख्य विवाद रहते हैं कि संविधान का भाग है या नहीं। काफी सारे विवाद रहते हैं। अब 2024 में भी एक विवाद था न्यूज में प्रस्तावना को लेकर, कुछ शब्द हटाने को या जोड़ने को लेकर, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, क्योंकि इसे तो पूरे संविधान के लागू होने के बाद अपनाया गया था। पूरे संविधान के लागू होने के बाद अपनाया गया, तो क्या संविधान प्रस्तावना का भाग है। तो सबसे पहला यहाँ पे केस आया था, एक बेरूबारी केस आया था 1960 के अंदर, जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। और इसमें हमारी न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट हमारी न्यायपालिका ने दी कि जो प्रस्तावना है हमारी संविधान का भाग नहीं है। इसे हम यहाँ पे बेरूबारी केस ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। लेकिन सेकंड यहाँ पे केस आया था जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वो है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती वादिया केस, जो कि 1973 के अंदर आया था। इसमें अपने जो पहले बेरूबारी वाले केस थे उसको पलट दिया और यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न या महत्वपूर्ण अंग माना था। यानी पहला केस था बेरूबारी केस, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना न्यायपालिका ने। लेकिन दूसरा निर्णय 1973 में आया जिसमें संविधान का भाग माना और महत्वपूर्ण भाग यानी अभिन्न अंग माना था प्रस्तावना को 1973 के केस में। उसके बाद एक LIC केस आया था जिसमें, जो कि 1995 में आया, उसमें भी केशवानंद भारती जो केस था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसको माना गया। और एक केस और था कि बम्बई केस, आपको ये केस याद रखने, बम्बई केस आया था 1994 के अंदर, जिसमें जो हमारी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, उसे संविधान के अंदर, यानी जो मुंबई वाद आया 1994 में, उन पंथ निरपेक्ष शब्द को जो मूलभूत ढांचा माना था हमारे संविधान का,
यानी इसमें अनुच्छेद 368 के तहत बदलाव नहीं कर सकते। प्रस्तावना में जो शब्द दिया गया पंथ निरपेक्ष, इसे संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता। और ऐसा वाद था केशवानंद भारती में, जिसे आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 368, जिसका हम जिक्र आगे करने वाले। तो प्रस्तावना अब भाग है, इन भाग है, लेकिन प्रस्तावना के बारे में एक चीज और कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्तियों पर रोक लगाती है और ना ही उनसे शक्ति ग्रहण करती है। विधायिका की शक्तियों पर ना ही रोक लगाती है और ना ही उनसे ग्रहण करती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा गया है। दूसरा ये कि ये गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक है यानी इनकी व्यवस्थाओं को उच्चतम न्यायालय में या न्यायालय के अंदर उनको चुनौतियां नहीं दी जा सकती। तो ऐसा हमारे केशवानंद भारती बात था, उसमें ही कहा गया। ये आपको दोनों चीज याद रखनी। प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है? हाँ, ऐसा किया जा सकता है। केशवानंद भारती, मैंने आपको अभी बताया, केशवानंद भारती ये सबसे महत्वपूर्ण केस है जो आपको याद रखना है। केशवानंद भारती 1973, जिसमें संसद द्वारा कहा गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये संशोधन मूलभूत विशेषताएं हैं जो प्रस्तावना की, उसके अंदर नहीं किया जा सकता। मूलभूत विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। और जो मूलभूत विशेषताएं क्या हुई, ये केशवानंद भारती में बताया गया था कि जो न्यायपालिका है वो समय समय पर अपने जो वाद विवाद होंगे उनके अंदर, संविधान के अंदर जो मूलभूत ढांचा है संविधान के अंदर, उसमें उसको बदलाव नहीं कर सकती। अनुच्छेद 368 के तहत हमारी संसद, ये केशवानंद भारती में कहा गया। और प्रस्तावना में कौन कौन सा मूलभूत ढांचा है ये न्यायपालिका तय करेगी। ये न्यायपालिका तय करेगी और संविधान के अंदर भी पूरी न्यायपालिका ही तय करती है कि अनुच्छेद 368 के अंदर संसद बदलाव कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे को छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है तो उस पर हमारी न्यायपालिका सवाल उठा सकती है। और ऐसा शब्द, जैसे मैंने बताया कि जो बॉम्बई केस था, बॉम्बे केस के अंदर 1994 में, उसमें कहा था कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उसके अंदर बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि यह संविधान का मूलभूत ढांचा है। पंथ निरपेक्ष मूलभूत ढांचा है तो उसमें बदलाव नहीं कर सकती संसद अनुच्छेद 368 के अंदर। और कहने को तो अनुच्छेद 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना के अंदर कोई भी शब्द नहीं हटा सकती, क्योंकि जो लगभग शब्द है यहाँ पे दिए गए, जैसे कि पंथ निरपेक्ष को पढ़ा हमने, स्वतंत्रता या समानता, वो सारे शब्द क्या है, अब मूलभूत ढांचे के भाग है। मूलभूत ढांचे के भाग है। अगर उन पर हमारी संसद उनको हटाने को लेकर, विवाद भी था कुछ शब्दों को लेकर, लेकिन हटाती है तो उन पर न्यायपालिका रोक लगा सकती है। ऐसा न्यायपालिका के द्वारा केशवानंद भारती बात में कहा गया था। तो हमने पूरा समझा कि क्या प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है या नहीं, 368 के तहत किया जा सकता है या नहीं। और अब तक सिर्फ एक बार ही बदलाव किया गया, वो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। सिर्फ जोड़ा गया था, आज तक कोई शब्द हटाया नहीं गया प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में संशोधन को लेकर हमने जाना, प्रस्तावना को लेकर मुख्य विवाद की ये भाग है या नहीं संविधान का। दूसरा, यहाँ पे प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द, आदर्श और उद्देश्य दी गई, जैसे अखंडता, एकता, हमने एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ा, स्वतंत्रता के बारे में। और बाकी जो आप पूरा संविधान पढ़ोगे आगे, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, जो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, वहां पे आपको ये पूरे शब्द मिलेंगे, जहाँ पे आपको ये पहले पढ़ने की जरूरत है प्रस्तावना को। इसीलिए हमने पूरे इसके पूरे तत्वों को समझा कि हम भारत के लोग, इसके महत्व को समझा कि प्रस्तावना का क्या महत्व है हमारे संविधान में। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक उठानी है और प्रस्तावना को अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। जैसे हमने एक एक शब्द को यहाँ पे पढ़ा है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं है। यहाँ पे जो शब्द दिए गए उन्हीं को आपको समझना है और उनका आंसर, यानी पूरा अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है तो इसका आंसर इसके अंदर है, जो हम हर बुक के अंदर हर फर्स्ट पेज पर देखते हैं प्रस्तावना को। लेकिन समझने वाली बात इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो शब्द दिए गए, तारीख है, जो इसका उद्देश्य, क्या उद्देश्य है। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरे संविधान की भूमिका है, पूरे संविधान की भूमिका है, सार है, मूल कुंजी का है। इसी न्यायपालिका ने इसे मूल कुंजी का रूप दिया है। केशवानंद भारती में कहा था कि प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की मूल कुंजी है, तो इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। 368 के तहत जो इसके मूलभूत ढांचे, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूलभूत कुंजी है हमारे संविधान की, इसे हटा नहीं सकते। यानी एक मकान की नींव है, जिसे हम अगर हटाएंगे या तोड़ेंगे तो पूरा मकान गिर जाएगा। यही हमारी न्यायपालिका ने केशवानंद भारती में वर्डिक्ट दी थी कि अगर हम इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो पूरा मकान ढह जाएगा। जो हमारी प्रस्तावना एक पूरी नींव है हमारे संविधान की।
इसका सार अंतिम शब्द ये है कि ये पूरे संविधान की नींव है। आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।